काव्या उस सुबह बस कुछ मिनटों के लिए कमरे में गई थी, लेकिन जब वो वापस लौटी, डाइनिंग टेबल पर रखी एक पुरानी मुड़ी हुई चिट्ठी ने उसकी रूह तक हिला दी। उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो चिट्ठी उसी इंसान की थी जिसे वो 3 साल पहले खो चुकी थी। रणविजय, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। ये पहली लाइन ही उसके होश उड़ा देने के लिए काफी थी। लेकिन सवाल ये नहीं था कि चिट्ठी में क्या लिखा था। सवाल ये था कि 3 साल बाद ये चिट्ठी अब उसके घर में कैसे पहुंची। कौन था जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था? क्या रणविजय वाकई मर चुका था या कहीं से उसे देख रहा था? जवाब उस चिट्ठी में छिपा था, और उस चिट्ठी के साथ शुरू हुआ एक सफर जो उसे उसकी ही जिंदगी के सबसे खतरनाक मोड़ तक ले जाने वाला था। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव कसौली में सर्दियों की एक सुबह थी। बर्फ की हल्की परत ने पूरे गांव को एक सफेद चादर में लपेट लिया था। गांव की एकमात्र छोटी सी स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं और गांव के बच्चे बर्फ में खेलने में मगन थे। काव्या, जो अभी अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी थी, अपनी छोटी बहन अनन्या को स्कूल के मैदान में खेलते हुए देखने आई थी। काव्या की उम्र 22 साल थी और उसकी गहरी काली आंखें किसी को भी एक पल में अपनी ओर खींच सकती थीं। उसने एक लाल स्वेटर और काले जीन्स पहने थे और उसके कंधों पर एक मोटा शॉल लिपटा हुआ था। उसी समय रणविजय, एक 27 साल का नौजवान जो सेना में लेफ्टिनेंट था, अपनी छुट्टियों के दौरान अपने नाना के घर कसौली आया हुआ था। रणविजय की लंबाई 6 फीट थी और उसकी मजबूत कदकाठी किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। उसने एक काला जैकेट और ग्रे ट्राउजर पहना हुआ था। वह अपने नाना के साथ स्कूल के मैदान तक टहलने आया था ताकि गांव की पुरानी यादें ताजा कर सके। रणविजय की नजर मैदान में खेलते बच्चों पर पड़ी और तभी उसने काव्या को देखा। काव्या अपनी बहन को बर्फ का गोला बनाना सिखा रही थी और उसकी हंसी की आवाज हवा में गूंज रही थी। रणविजय एक पल के लिए ठिठक गया। उसने अपने नाना से पूछा, नाना, वो लड़की कौन है? मैंने उसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। नाना ने मुस्कुराते हुए कहा, वो काव्या है, रमेश की बेटी। अभी कॉलेज से लौटी है। बहुत अच्छी लड़की है, लिखने पढ़ने का शौक है उसे। रणविजय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें काव्या से हट नहीं रही थीं। उसी समय काव्या की नजर रणविजय पर पड़ी। उसने उसे अनजान नजरों से देखा, लेकिन रणविजय की मुस्कान ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और कहा, अनन्या, चलो घर चलते हैं, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। लेकिन रणविजय ने हिम्मत जुटाई और काव्या के पास पहुंच गया। नमस्ते, मैं रणविजय हूँ, उसने कहा, अपनी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट लिए। मैं यहाँ अपने नाना के पास आया हूँ। आप काव्या हैं ना? काव्या ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ, मैं काव्या हूँ। नमस्ते। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो रणविजय को और भा गई। आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है, रणविजय ने बिना सोचे बोल दिया और फिर उसे अपनी बात पर थोड़ा अटपटा सा लगा। उसने जल्दी से कहा, मेरा मतलब है, आपकी बहन को आप बहुत अच्छे से खेलना सिखा रही हैं। काव्या हंस पड़ी। शुक्रिया, उसने कहा। आप यहाँ कितने दिन रुकेंगे? 15 दिन, रणविजय ने जवाब दिया। लेकिन अगर यहाँ हर कोई इतना प्यारा है तो शायद मैं और ज्यादा रुक जाऊं। काव्या का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अनन्या को लेकर घर की ओर चल दी। लेकिन उस दिन के बाद रणविजय और काव्या की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अगले कुछ दिन दोनों के लिए सपनों की तरह थे। रणविजय हर सुबह काव्या के घर के पास से गुजरता और काव्या उसे देखकर मुस्कुरा देती। एक दिन रणविजय ने हिम्मत करके काव्या को पास के एक मंदिर में चलने के लिए पूछा, काव्या, क्या आप मेरे साथ मंदिर चलेंगी? वहाँ से सूर्योदय बहुत खूबसूरत दिखता है, उसने कहा। काव्या ने थोड़ा सोचा, फिर हामी भर दी। अगली सुबह दोनों साथ में मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ते में रणविजय ने काव्या से उसकी पढ़ाई, उसके सपनों और उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। काव्या ने बताया कि वह एक लेखिका बनना चाहती है और उसकी पहली किताब लगभग पूरी हो चुकी है। मुझे कहानियां लिखना पसंद है, खासकर प्रेम कहानियां, उसने कहा। लेकिन मुझे कभी सच्चा प्यार महसूस नहीं हुआ, तो मैं अपनी कहानियों को पूरा नहीं कर पाती। रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हें सच्चा प्यार जल्दी ही मिल जाए, काव्या। मंदिर पहुंचकर दोनों ने सूर्योदय देखा। सूरज की पहली किरणों ने बर्फ को सुनहरा कर दिया और उस पल में रणविजय ने काव्या की ओर देखा। काव्या, तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो इस सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत है, उसने कहा। काव्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उस दिन से दोनों का रिश्ता और गहरा होने लगा। रणविजय काव्या को अपनी सेना की कहानियां सुनाता और काव्या उसे अपनी किताब के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाती। एक शाम जब दोनों गांव के एक छोटे से मेले में गए, रणविजय ने काव्या के लिए एक छोटा सा कंगन खरीदा।
उसने काव्या का हाथ पकड़ा और कंगन पहनाते हुए कहा, काव्या, ये कंगन मेरे प्यार का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे हमेशा पहनो। काव्या की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, रणविजय, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई इतना प्यार कर सकता है। उस रात मेले की रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। हवा में ठंड थी, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी गर्माहट थी। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। रणविजय की छुट्टियां खत्म हो गईं और उसे अपनी ड्यूटी के लिए वापस जाना था। उसकी पोस्टिंग लद्दाख में हुई थी, जहां हालात बहुत मुश्किल थे। उसने काव्या से कहा, काव्या, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं जल्दी लौटूंगा। काव्या की आंखें आंसुओं से भर गईं। रणविजय, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तुम्हारी हर बात मुझे याद आएगी, उसने कहा। रणविजय ने उसे गले लगाया और कहा, काव्या, हमारा प्यार इतना मजबूत है कि ये दूरी उसे कमजोर नहीं कर सकती। मैं तुम्हें चिट्ठियां लिखूंगा और हर पल तुम्हें याद करूंगा। अगले दिन रणविजय चला गया। काव्या ने उसे बस स्टॉप तक छोड़ा और जब बस चली तो वह घंटों वहीं खड़ी रोती रही। गांव लौटकर उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन काव्या का दिल टूट चुका था। अगले कुछ महीनों में रणविजय ने काव्या को कई चिट्ठियां लिखी। हर चिट्ठी में उसने अपने दिल की बातें लिखी। कैसे वह ठंडी रातों में काव्या की हंसी को याद करता है, कैसे वह हर दिन उसके लिए प्रार्थना करता है। काव्या भी हर चिट्ठी का जवाब देती और अपनी किताब के कुछ हिस्से उसे भेजती। एक चिट्ठी में रणविजय ने लिखा, काव्या, यहाँ लद्दाख में सब कुछ ठंडा है, हवा, बर्फ और लोग, लेकिन तुम्हारी यादें मुझे गर्म रखती हैं। मैं हर रात सितारों को देखता हूं और सोचता हूं कि शायद तुम भी इन्हीं सितारों को देख रही होगी। काव्या ने जवाब में लिखा, रणविजय, मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती हूं। मेरी किताब अब पूरी हो चुकी है और इसका नाम है अनंत प्यार। ये हमारी कहानी है, रणविजय। लेकिन एक दिन रणविजय की चिट्ठियां आनी बंद हो गईं। काव्या ने कई बार डाकखाने में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसका दिल बेचैन हो गया। उसे डर था कि कहीं रणविजय को कुछ हो न गया हो। उसने रणविजय के नाना से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नाना ने भी कहा कि उन्हें कोई खबर नहीं है। काव्या की जिंदगी अब एक खालीपन में बदल गई थी। उसने अपनी किताब को प्रकाशित कर दिया और वह बहुत सफल हुई, लेकिन उसकी सफलता उसे खुशी नहीं दे रही थी। हर रात वह रणविजय के कंगन को देखती और रोती। उसने सोच लिया कि शायद रणविजय अब कभी नहीं लौटेगा। इसी बीच काव्या के माता पिता ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। एक लड़का जो एक सरकारी नौकरी में था काव्या से मिलने आया, लेकिन काव्या ने साफ मना कर दिया। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती माँ, उसने कहा। मेरा दिल रणविजय का है और हमेशा रहेगा। उसके माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन काव्या नहीं मानी। वह अपने प्यार पर अडिग थी, भले ही उसका प्यार अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। एक दिन जब काव्या अपनी किताब के लिए एक साहित्यिक समारोह में दिल्ली गई, उसे एक अजीब सी चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर कोई नाम नहीं था और लिफाफा पुराना सा लग रहा था, जैसे उसे कई सालों से रखा गया हो। काव्या ने लिफाफा खोला और उसकी सांसें थम गईं। चिट्ठी में लिखा था, काव्या, मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मेरे पास एक ऐसा सच है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो लद्दाख के एक छोटे से गांव द्रास में आओ। मैं वहां हूं, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि मेरे साथ एक खतरा है जो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हारा रणविजय। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। रणविजय जिंदा था, लेकिन वह किस खतरे की बात कर रहा था। उसने तुरंत फैसला किया कि वह द्रास जाएगी। उसने अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। काव्या, ये सब एक जाल हो सकता है, उसकी मां ने कहा। लेकिन काव्या का प्यार उसकी हिम्मत से बड़ा था। उसने कहा, मां, अगर रणविजय मुसीबत में है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे जाना होगा। काव्या ने दिल्ली से लद्दाख के लिए उड़ान भरी और फिर वहां से एक टैक्सी लेकर द्रास पहुंची। द्रास की ठंड ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने एक छोटा सा गेस्ट हाउस किराए पर लिया और रणविजय की खोज शुरू कर दी। उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी ने भी रणविजय का नाम नहीं सुना था। एक रात जब काव्या अपने कमरे में बैठी थी, किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें डरी हुई थीं। उसने कहा, आप काव्या हैं? मैं रणविजय का दोस्त हूं। मेरा नाम दौलत है। रणविजय ने मुझे आपकी चिट्ठी दी थी। काव्या ने उत्साह से पूछा, वह कहाँ है?
क्या वह ठीक है? दौलत ने गहरी सांस ली और कहा, वह ठीक है, लेकिन वह एक बहुत बड़े खतरे में है। कुछ साल पहले लद्दाख में एक मिशन के दौरान रणविजय ने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वह एक सैन्य रहस्य था जिसके कारण कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़ गए। उसे छुपना पड़ा और उसने सबको यही बताया कि वह मर चुका है। काव्या की आंखें चौड़ी हो गईं। तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसकी मदद कर सकती थी, उसने कहा। दौलत ने कहा, वह तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन अब हालात और बिगड़ गए हैं। वे लोग फिर से उसकी तलाश में हैं और अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ हो तो वे तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दौलत ने काव्या को एक पुराने मठ में ले जाने का फैसला किया जहां रणविजय छुपा हुआ था। रास्ते में काव्या को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने दौलत से कहा, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। दौलत ने जल्दी से काव्या को एक पत्थर के पीछे छुपाया और कहा, शांत रहो। कुछ ही पलों में 2 लोग वहां पहुंचे। उनकी आवाजें सख्त थीं और वे किसी को ढूंढ रहे थे। काव्या की सांसें तेज हो गईं, लेकिन दौलत ने उसे चुप रहने का इशारा किया। जब वे लोग चले गए, दौलत ने काव्या को मठ तक ले गया। वहां एक पुराने कमरे में रणविजय बैठा था। उसकी हालत देखकर काव्या की आंखें भर आईं। रणविजय की दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी। काव्या, रणविजय ने उसे देखते ही कहा और उसे गले लगा लिया। तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया, उसने कहा। काव्या ने रोते हुए कहा, रणविजय, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जिंदा हो? रणविजय ने कहा, मुझे माफ कर दो काव्या। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुमसे दूर रहूंगा तो तुम सुरक्षित रहोगी, लेकिन मैं हर पल तुम्हें याद करता था। रणविजय ने काव्या को सारी बात बताई। उसने बताया कि उसने एक मिशन के दौरान कुछ सैन्य दस्तावेज देख लिए थे जिनमें कुछ बड़े लोगों की गलत हरकतों का जिक्र था। उन लोगों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वे उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। रणविजय ने अपनी मौत की खबर फैला दी ताकि वह छुप सके, लेकिन अब वे फिर से मेरे पीछे हैं। रणविजय ने कहा, मुझे एक बार फिर भागना होगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता काव्या, ये बहुत खतरनाक है। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रणविजय, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। हम साथ में इस खतरे का सामना करेंगे। उसी रात मठ पर हमला हो गया। कुछ हथियारबंद लोग वहां पहुंच गए और रणविजय ने काव्या को छुपाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन्हें ढूंढ लिया। एक आदमी ने रणविजय पर बंदूक तान दी और कहा, दस्तावेज कहाँ है रणविजय? अगर तुमने हमें नहीं बताया तो ये लड़की मर जाएगी। काव्या डर गई, लेकिन रणविजय ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, मैंने उन्हें नष्ट कर दिया। उस आदमी ने गुस्से में रणविजय को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी दौलत और कुछ गांव वालों ने हमलावरों पर हमला कर दिया। एक छोटी सी लड़ाई के बाद हमलावर भाग गए, लेकिन रणविजय को एक गोली लग गई थी। काव्या ने रणविजय को अपनी गोद में लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। रणविजय, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी, उसने कहा। रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, काव्या, मैंने तुम्हें फिर से देख लिया, मेरे लिए यही काफी है। काव्या ने उसे चुप कराया और दौलत की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने रणविजय की जान बचा ली, लेकिन वह कई दिनों तक बेहोश रहा। काव्या हर दिन उसके पास बैठी रही और उसने प्रार्थना की कि रणविजय जल्दी ठीक हो जाए। 1 हफ्ते बाद रणविजय होश में आया। उसने काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, काव्या, तुमने मुझे बचा लिया, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। काव्या ने कहा, रणविजय, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। रणविजय ठीक होने के बाद उसने सेना से इस्तीफा दे दिया। उसने और काव्या ने फैसला किया कि वे कसौली वापस लौटेंगे और वहां एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। काव्या की किताब अनंत प्यार अब एक बेस्ट सेलर बन चुकी थी और रणविजय ने एक छोटा सा स्कूल खोलने का फैसला किया जहां वह गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएगा। हर शाम काव्या और रणविजय उसी मंदिर में जाते जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वे सूर्यास्त देखते और एक दूसरे का हाथ थामकर कहते, हमारा प्यार अनंत है।